सो गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने काउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में देखा था और बेसिक प्रिंसिपल समझे थे, लाइक एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। आज हम परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि परम्यूटेशन कैसे यूज होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हम परम्यूटेशन यूज करते हैं, कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। सो और परम्यूटेशन जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिक्स क्रिएट करेगा, जिससे आपको आगे चलकर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी। और प्रोबेबिलिटी आपका डेटा साइंस में ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है, हर मॉडल में यूज होता है। तो प्रोबेबिलिटी की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप ये समझ के चल सकते हैं कि मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रोबेबिलिटी से तो आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज होता है। तो परम्यूटेशन का बेसिकली मतलब होता है अरेंजमेंट्स, कि हम किसी कुछ चीज़ों को हमको अरेंज करना है, तो वहाँ पे परम्यूटेशन अरेंज होगा, परम्यूटेशन का यूज होगा। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। हमको किसी ग्रुप को फॉर्म करने के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो कॉम्बिनेशन है। हमको कुछ लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है, तो वो परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कि अगर किसी को हम अरेंज कर रहे हैं तो वो उसी ऑर्डर में करेंगे, हम उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। और अगर और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि एक हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, तो किसी को पहले सिलेक्ट करना है, किसी को दूसरा सिलेक्ट करना है, वो हमसे मैटर नहीं है। ठीक है। इसी तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जब ऑर्डर मैटर करेगा वहाँ पे परम्यूटेशन है, और जब जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो अगर हम परम्यूटेशन के कुछ एग्जांपल देखें, तो अगर अगर हमें मैं मान लीजिए एक फोटो शूट कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे मुझे 5 पीपल्स को एक रो में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम एक 5 पीपल्स को अरेंज कर रहे हैं, मतलब कि परम्यूटेशन हो गया। उसी तरीके से मुझे एक इंटरव्यू लेना है मॉनिटर को सिलेक्ट करने के लिए, और मुझे 3 स्टूडेंट्स को एक लाइन में अरेंज किया उस इंटरव्यू को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि परम्यूटेशन का यूज होगा, क्योंकि मैं अरेंज कर रहा हूँ 3 लोगों को। ठीक है, उसी तरीके से मैं मुझे एक पासवर्ड बनाना है अपना गूगल का, तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज करूंगा। मेरे पास 26 कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर के लिए मैं 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स में से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 4 कैरेक्टर्स का या 8 कैरेक्टर्स का या 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ विदाउट रिपीटिशन, 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स में से। उसी तरीके से अगर मुझे कोई पिन जनरेट करना है यूपीआई का, तो पासवर्ड क्रिएशन में यूपीआई भी अब आ गया है, तो यूपीआई अरेंज करने के लिए मुझे 4 डिजिट अरेंज करने हैं यूनिक पिन जनरेट करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अगला एग्जांपल हम दे सकते हैं कि रेसेज एंड कंपटीशन में। मान लीजिए कि एक कंपटीशन हुआ या एक रेस हो रही है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन आएगा। पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट करने हैं 10 पार्टिसिपेंट्स में से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आने वाला है। तो उसी तरीके से अगर मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरी टीम में कौन प्रेजेंट करेगा इस प्रेजेंटेशन को, कौन उस प्रेजेंटेशन से नोट्स बनाएगा, और कौन उस टीम को लीड करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं परम्यूटेशन का यूज करूँगा। और ये परम्यूटेशन का यूज हम डेली रूटीन्स में भी करते हैं। अगर हमको एक दिन में 5 टास्क कंप्लीट करने हैं, तो हम ये पहले डिसाइड करते हैं कि हम ये पहला टास्क कौन सा करने वाले हैं, उसके बाद हम कौन सा टास्क करने वाले हैं, उसके बाद हम कौन सा टास्क करने वाले हैं। तो परम्यूटेशन का यूज हम डेली रूटीन में भी करते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हम परम्यूटेशन यूज करते हैं अपने डेली रूटीन्स में। तो परम्यूटेशन आपको क्लियर हुआ, आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हुए। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन का रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हो गए। कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं, वहाँ पे हम अरेंज कर रहे थे। मान लीजिए मुझे एक लॉटरी ड्रॉ हो रहा है, उनमें से 49 नंबर्स हैं, टोटल 49 नंबर से मुझे 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो लॉटरी ड्रॉ में 6 नंबर सिलेक्ट होना, 49 नंबर में से एक सिलेक्शन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरीके से 50 पार्टिसिपेंट्स में से 3 विनर्स हमको सिलेक्ट करने हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट मुझे एक टीम फॉर्म करनी है, मेरे पास 12 लोग हैं टोटल, और मुझे 5 लोगों की एक टीम बनानी है। तो मैं 12 लोगों में से 5 लोग को सिलेक्ट करूंगा और एक टीम बनाऊंगा। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी को भी पहले सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी को दोबारा दूसरी बार में सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर अ, मुझे एक डिबेट कंपटीशन के लिए सॉरी मुझे एक डिबेट कंपटीशन के लिए 10 पीपल्स में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो वहां पे भी
एक कॉम्बिनेशन का यूज होता है। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए एक नेक्स्ट अगर हम फूड चॉइसेस में देखें कि मुझे एक संडे आइसक्रीम बनानी है और मेरे पास 10 अवेलेबल ऑप्शंस हैं फ्लेवर्स के, उनमें से मुझे दो आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है, तो और एक संडे आइसक्रीम बनाने के लिए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसी तरीके से ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी लिया था कि मुझे 8 डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से मुझे 3 डिशेज सिलेक्ट करनी है एक कॉम्बो मील बनाने के लिए। और मेडिकल ट्रायल्स, मान लीजिए कोविड ट्रायल्स हो रहा, एक लास्ट टाइम जैसे कोविड ट्रायल्स हुआ था, उनमें से 20 पेशेंट्स में से 5 पेशेंट को सिलेक्ट किया गया था। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 5 पेशेंट सिलेक्ट किए गए थे मेडिकल ट्रायल्स के लिए कि वो कोविड वैक्सीन उन पे प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब ये दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, और आप इजली अंडरस्टूड होगा आपके लिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो अगर परमुटेशन देखें, मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स को अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 कार्ड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मुझे 4 सिटीज का ऑप्शन है, मेरे पास टोटल सिटीज हैं 7। मैंने डिसाइड किया कि मैं इन 7 सिटीज में से 4 सिटीज को ट्रेवल करूंगा। और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं पहले कहाँ पे जाऊंगा, फिर कहाँ पे जाऊंगा, और फिर कहाँ पे जाऊंगा। मान लीजिए मैं कानपुर जाऊंगा, फिर मैं कानपुर से आगरा जाऊंगा, मैं फिर आगरा से दिल्ली जाऊंगा। लेकिन और यहाँ पे मैंने 4 सिटीज सिलेक्ट किए, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले दिल्ली जा रहा हूँ कि मैं पहले आगरा जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैटर करता है कि मैं पहले कानपुर जा रहा हूँ, फिर आगरा जा रहा हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है। देन क्लासरूम एक्टिविटीज, मुझे एक लाइन में स्टूडेंट को अरेंज करना है तो वहाँ परम्यूटेशन हो गया। मुझे एक ग्रुप बनाना है स्टूडेंट को सिलेक्ट करके, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरीके से जॉब इंटरव्यूज होते हैं, जो जॉब इंटरव्यूज को मैंने टाइम स्लॉट असाइन कर दिया कि आपका इंटरव्यू इस टाइम स्लॉट पे होगा। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा कि मुझे कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं कितने कैंडिडेट को मैंने सिलेक्ट किया, वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया। और मैंने उनको टाइम स्लॉट असाइन कर दिया कि टाइम स्लॉट मतलब मैं अरेंज कर रहा हूँ उनको कि मैंने आपसे 9 से 10 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, 10 से 11 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, 11 से 12 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। तो जो यहाँ पे परमुटेशन यूज हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज हुआ। इसी तरीके से स्पोर्ट्स लीग का ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब मैं रैंकिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वहाँ पे परमुटेशन यूज हो रहा है, और मैं टीम सिलेक्ट कर रहा हूँ कि इस प्लेऑफ में कौन सी टीम खेलेंगी, तो वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो परम्यूटेशन के रियल लाइफ एग्जांपल हमने देख लिए। अब हम परम्यूटेशन के बारे में डिटेल में समझते हैं कि परम्यूटेशन एक्चुअली में होता क्या है। सो परम्यूटेशन बेसिकली हमारे पास, मान लीजिए कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए कि मेरे पास फ्रूट्स हैं, मान लीजिए एप्पल है मेरे पास, बनाना है, मैंगो है, और कौन सा फ्रूट ले सकते हैं, फिग, और कौन सा, एक कोकोनट ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 डिफरेंट फ्रूट्स हो गए मेरे पास। मुझे इन डिफरेंट फ्रूट्स को अरेंज करना है। ठीक है, और मैं इन 5 फ्रूट्स में से 3 फ्रूट्स भी लेके अरेंज कर सकता हूँ, 2 फ्रूट्स भी लेके अरेंज कर सकता हूँ, और 5 फ्रूट्स भी लेके अरेंज कर सकता हूँ। तो इन्हीं अरेंजमेंट्स को हम क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। कि जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे उन्हें हम परमुटेशंस कहेंगे। या तो हम उनमें से थ्री परमुटेशन बनाएं, 3 फ्रूट्स को लेके परमुटेशन बनाएं, या फिर 2 फ्रूट्स को लेके परमुटेशन बना सकते हैं, या सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके परमुटेशन बना सकते हैं। तो वही एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। और परमुटेशन के लिए हम कुछ एजम्पशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि ये सारे डिफरेंट हैं, कोई भी 2 फ्रूट सेम नहीं होंगे, ये सारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं, यही इसका एजम्पशन का मतलब है। और ये सारे फ्रूट्स एक लीनियर अरेंजमेंट में होंगे, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, अरेंज किए जाएंगे। यहाँ पे हमारा पहला फ्रूट आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे तीसरा आ गया, यहाँ पे फोर्थ आ गया, यहाँ पे फिफ्थ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, जैसा हम पहले देख चुके हैं। ऑर्डर मैटर करता है मतलब कि ABC इज नॉट इक्वल टू BAC, मतलब कि ये जो ऑर्डर होगा ये डिफरेंट होगा। और अगर यहाँ पे मैं बनाना पहले कर दूँ, बनाना एप्पल एंड मैंगो, तो ये डिफरेंट ऑर्डर होगा। ठीक है, और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, जैसा हम पहले एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो केवल एक बार ही यूज हुआ हो किया जाएगा एक अरेंजमेंट में। मतलब कि एक अरेंजमेंट अगर मैंने बनाया है, तो इसको एप्पल को हम
एक ही बार यूज करेंगे। मान लीजिए एक अरेंजमेंट है एप्पल, मैंगो और फिग। यहाँ पे सारे जो ऑब्जेक्ट हैं या फ्रूट्स हैं वो एक ही बार यूज हुए हैं। तो यही इसका मतलब है कि कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है, तो परमुटेशन की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो बेसिक आइडिया है हमारा कि हम कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। या अगर मैं n की वैल्यू ले लूँ यहाँ पे 10 और r की वैल्यू ले लूँ 5, तो क्या हो गया कि मुझे 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। ये फर्स्ट स्पेस कितने तरीकों से भरा जा सकता है? 10 तरीकों से भरा जा सकता है। जब फर्स्ट स्पेस मैंने भर दिया तो इसमें से एक स्पेस तो भर गया आपका, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे 9 बचेंगे। तो सेकंड स्पेस कितने तरीकों से भरा जा सकता है? 9 तरीकों से। थर्ड स्पेस कितने तरीकों से भरा जा सकता है? 8 तरीकों से। यही इसी तरीके से फोर्थ स्पेस 7 तरीकों से, और इसी तरीके से जो फिफ्थ स्पेस है वो 6 तरीकों से। ठीक है, अगर हम इनको जनरलाइज करें तो ये कितने तरीकों से भरा जा सकता है? n-1 वेज से। अगर n की वैल्यू, सॉरी, ये n तरीकों से भरा जा सकता है। और ये जो हमारा ये सेकेंड स्पेस, ये n-1 तरीकों से भरा जा सकता है। और जो थर्ड स्पेस है n-2। और जो इस लास्ट स्पेस जो हमारा आ रहा है वो 6 है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ये वैल्यू कितनी होगी? n-r-1 होगी कि नहीं होगी? एज आप देख सकते हैं n की वैल्यू 10 हो गई, माइनस r की वैल्यू 5 -1, तो ये कितना हो गया? 6। तो लास्ट स्पेस कितने तरीकों से भरा गया है हमारा? n-r-1 वेज से, तरीकों से। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करें तो एनपीआर की वैल्यू क्या होगी? n इंटू n-1 इंटू n-2 और लास्ट n -r-1, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जब हम इसको फैक्टोरियल नोटेशन में मेंशन कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है एन पी आर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करने वाले हैं। वो कैसे आया है ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए इस स्लाइड को यूज किया है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इसको अरेंज कर रहे हैं। n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड n लास्ट इज n-r-1 वेज में। और एक जो कंडीशन है, जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और n से छोटी या उसके इक्वल होगी। तो आर की वैल्यू हमेशा, ये कभी पूछते नहीं है, बाई चांस कभी कभी आ गया माइंड में तो कहीं पे दे दिया एम एस क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। तो हमने जी ये प्रॉपर्टीज को मतलब कि परमुटेशंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है वो देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो परमुटेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको यूज होंगी वो क्या क्या हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं कि एन पी एन की वैल्यू क्या होती है। एन पी एन मतलब कि हो गया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं उन सारे ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। मैं उनमें से 5 सेलेक्ट करके या 6 सेलेक्ट करके अरेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहा हूँ। तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एन फैक्टोरियल। अगर हम वैल्यू एग्जाम्पल अगर इसको देखें तो मान लीजिए कि 10 आइटम्स को अरेंज करना है और 10 ही आइटम्स हमको दिए गए हैं, तो यहाँ पे 10 पे 10 हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 10 अपॉन 10 माइनस 10, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उस सारे को अरेंज करो। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज है कि अगर हमको कोई भी आइटम अरेंज नहीं करना है, कि मतलब कि 0 आइटम्स अरेंज करने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये कितनी वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? np0। np0 क्या होता है? 1। कैसे आएगा वो देख लीजिए। मान लीजिए n की वैल्यू हुई 10, 10 में से मुझे किसी भी आइटम को अरेंज नहीं करना है, 10p0 हो गया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा?
अब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो ये कट हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर मुझे वन आइटम अरेंज करना हो, ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, कहीं प्रूव करने के लिए थोड़ी नहीं पूछेगा। तो अगर मुझे वन आइटम को अरेंज करना है, सिर्फ एक आइटम को मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल 10p1 हो जाएगा। और 10p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे n-1 आइटम अरेंज करने हो, मतलब कि 10 है आइटम्स हैं, 10 में से मुझे 10-1 यानी 9 आइटम्स अरेंज करने हो, तो उसकी वैक्टर क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल लिख दो। कैसे आएगा, 10-9 हो जाएगा नीचे, और 9 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कट जाएगा तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आप एक बार जनरलाइज करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक रिकर्सिव रिलेशन, जैसे हमने लास्ट काउंटिंग प्रिंसिपल में देखा था, उसी तरीके से अगर रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है वो देख लीजिए। कि अगर मान लीजिए 10p5 कैलकुलेट करना है, तो ये इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 10-1 p r-1। r-1 क्या हो गया, 4, यानी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो 10p5 की वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 9p4। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, चेक करिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है। वैल्यू निकाल के देखिएगा और चेक करिएगा कि दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वही उसी रिजल्ट को यहाँ पे जनरलाइज करके लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा। ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 10 इंटू करके आएगी। ठीक है। तो 10p5 जो इक्वल टू होता है, 10p5 इक्वल टू 10 इंटू 9p4। इस तरीके से रिकर्सिव रिलेशन लिखा जाता है। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हम एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म्स में मेंशन कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे 10p5 को 9p4 के फैक्टोरियल में मेंशन किया जा रहा है। चलिए अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूलेस हैं, लेकिन ये कैसे आए हैं वो एक बार आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है। मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, r.n-1 p r-1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है एक्चुअली, मान लीजिए मेरे पास 5 लेटर्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। इसमें मेरे को कहा गया है कि ए को आपको हमेशा इंक्लूड करना है। ठीक है। और मेरे पास जो स्पेस हैं इनको अरेंज करने के, वो 3 हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है। और ए को मुझे हमेशा इंक्लूड करना है। ठीक है, इन्होंने बोल दिया है। तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 रख दी, और मेरे पास 5 डिजिट है। 5 की वैल्यू 5-1 पी, आर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 3-1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 4p2। ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब 5 लेटर्स में से हम ए को हमेशा इंक्लूड कर रहे हैं, तथा हमारे पास जो फिल करने के लिए स्पेस है वो 3 है। तो ये जो फॉर्मूला लगेगा वो r/n-1 pr-1 लगेगा, जो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में दिया है कि आपको ए हमेशा इंक्लूड करना है, तथा 3 अरेंजमेंट 3 स्पेस फिल करने हैं अरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे n-1 pr-1 कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमेशा इंक्लूडेड है ना, तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट हमें इंक्लूड कर लिया। बाकी के जो n-1 बचे उनको मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, r-1, क्योंकि एक स्पेस फिल हो गया, तो r-1 बचा ना यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि पहले का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बाकी ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज होंगे, n-1 pr-1 से होंगे, क्योंकि अगर सबको प्रॉपरली अगर फॉर्मूला यूज होता तो npr यूज होता। पहला वाला इंक्लूड कर दिया तो पहला वाला माइनस हो गया, n-1 स्पेस माइनस हो गया, pr-1। ठीक है। तो वही चीज़ मेंशन है, और यहाँ पे एक r इंटू हमने फॉर्मूला में यूज कर दिया कि पहला ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ थ्री थ्री बेस से। क्योंकि ये जो अब फिक्स है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है ना। इसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे थोड़ी नहीं रख सकता हूँ केवल।
इसी तरीके से दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको कहा गया है कि एक पर्टिकुलर थिंग को कभी इंक्लूड नहीं करना है, उसमें हमने ऑलवेज इंक्लूड किया था, इसमें इनको इंक्लूड ही नहीं करना है। तो मान लीजिए अगर ए बी सी डी ई दिया हुआ है और ए को हमको कभी इंक्लूड ही नहीं करना है, तो हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे? मेरे पास 5 लेटर्स में से n माइनस वन ही तो बचेंगे, क्योंकि हमको ए को इंक्लूड नहीं करना। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4, और पी और कितने स्पेस हैं? 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 पी 3। तो देयर इज नो, इफ मैं किसी लेटर को कभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं इसको क्लियर कर लूँ तो आपको, तो सब इसमें खिचड़ी बन जाएगी ना, तो सब कंफ्यूजन होगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं थर्ड कंडीशन देखता हूँ। यहाँ पे मैं ए पर्टिकुलर थिंग, मतलब कि एक किसी एक को इंक्लूड नहीं कर रहा था। यहाँ पे मुझसे कहा गया है कि एम पर्टिकुलर थिंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। मान लीजिए ए बी सी डी ई दिया हुआ है और मुझसे कहा गया है ए और बी दोनों को इंक्लूड ना करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन माइनस एम पी आर। एन माइनस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 में से 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 3। और कंडीशन, और यहाँ पे स्पेस मेरे पास कितने हैं? 3 पी आर, मतलब कि 3, वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पी 3। उसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि अगर मुझसे ये कह दिया कि एक व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब कि अगर मेरे पास ये कह दिया गया ए बी सी, मेरे ये 6 लेटर्स हैं, और मुझसे कह दिया ए और बी हमेशा साथ में आएंगे, ठीक है? तो ए और बी अगर साथ में होंगे तो एक ब्लॉक बनाएंगे। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ये अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वे से, क्योंकि ए बी और बी ए, ठीक है, 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास कितने बचे? 6 लेटर्स हैं मेरे पास, 6 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि जो बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि एम तो ये तो फिक्स हो गया ना, 2, तो वो तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। बाकी कितने बचे? 4, 4 प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फॉर्मूले में रखिए आंसर आपका, व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब कि 2 कह सकता है। यहाँ पे मैं कह सकता था 3, 3 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होता? 3 फैक्टोरियल हो जाता, और यहाँ पे कितना होता? 6 माइनस 3 प्लस 1 हो जाता। ठीक है, तो ये आपको वहां पे हेल्प करेगा जहाँ पे आपको टाइम कम हो, और फटाफट फॉर्मूला लगाइए और सीधे सीधे आंसर निकालिए। यहाँ पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कंडीशन देख लीजिए, वहां पे हम इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ पे हमने नेवर कंडीशन यूज कर दी। जैसे उसमें हमने माइनस किया था ऊपर, कि यहाँ पे अगर मैं अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर इसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर वहाँ पे ऑलवेज था कि हमेशा साथ आए, यहाँ पे कभी आएंगे ही नहीं साथ में, तो इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए एन फैक्टोरियल टोटल हो गए, उसमें से एम फैक्टोरियल मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि कभी इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, इंटू एन माइनस एम प्लस 1। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं लास्ट वाले का, कि मान लीजिए मेरे पास 6 लेटर सेम हैं, ए बी सी डी ई एफ, और मुझसे कहा जाता है टू पर्टिकुलर लेटर्स नेवर कम टुगेदर। मान लीजिए ए बी नेवर कम टुगेदर, ओके। तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल माइनस एम फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एम प्लस 1। ये एन माइनस एम प्लस 1 जो ग्रुप बनाता है ना, उसी की वैल्यू होती है जो आता है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा, एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई? 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एम प्लस 1, क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ज़्यादातर जो एग्जाम में होता है, आंसर आता है ना, वो फैक्टोरियल टर्म्स में ही दिया रहता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, अगर कैलकुलेट करना भी पड़ता है तो आपके पास कैलकुलेटर रहता है गेट के एग्जाम में ना। ओके, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये जो बेसिकली जो वैल्यू आती है ना 5 फैक्टोरियल, जो ग्रुप बनाने के बाद जो वैल्यू होती है ना, मान लीजिए ए बी का ग्रुप बन गया और सी डी ई एफ बचा, तो ये 1 2 3 4 और ए बी, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो ग्रुप बनाने के बाद जो वैल्यू आती है ना, वही रहती है। उसी को ए एन माइनस एम प्लस 1 के टर्म्स में मेंशन किया हुआ है। तो अगर ये याद करने में थोड़ी दिक्कत हो ना, तो अब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे बेसिक, कि अगर एक बार हमको कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना है, एक में ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं करना है। जब कभी भी दो
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं, दो या दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आते हैं, ये बेसिकली इन सर्टेन कंडीशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी का जो आगे का पार्ट है, वो गैप मेथड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिस क्योंकि नहीं तो अभी ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा समझने में, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका परम्यूटेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जो परम्यूटेशन के एडवांस कंसेप्ट हैं उन पे जाएंगे, लाइक सर्कुलर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, एंड देन कॉम्बिनेशन के बाद जो है उस कॉम्बिनेशन के जो एडवांस कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।